नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। पिछली क्लास में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य के स्थापना के बारे में और मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की हुई थी। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं अगर नहीं देखे होंगे तो। आइए आज हम लोग बात करते हैं हुमायूं एवं शेरशाह के बारे में। शेरशाह से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हुमायूं वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं हुमायूं के बारे में। बाबर की 1530 ईस्वी में जब मृत्यु होती है तो उसके बाद बाबर का पुत्र हुमायूं आगरा सुल्तान या आगरा की गद्दी पर बैठता है। तो इसकी जो माँ होती है, हुमायूं की माँ होती है माहम अनगा, जो कि बाबर की पत्नी होती है। माहम अनगा के गर्भ से ही 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुमायूं का जन्म होता है। और 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुमायूं का क्या होता है, राज्याभिषेक करवा दिया जाता है। कहते हैं कि जब हुमायूं को राज्याभिषेक हुआ तो उस समय बादशाह बनने के उपरांत उसने अपने पिता के अनुसार वसीयत को अपने भाइयों के बीच विभाजित करना था और वह अपने पिता का पालन किया। उसने पिता के कहे हुए बातों को पालन किया और अपने भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा किया, जो कि इसके लिए सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि जब कहते हैं कि हुमायूं को अपने पिता से कांटों का ताज प्राप्त हुआ था। जब कांटों का ताज इसलिए प्राप्त हुआ था क्योंकि बाबर अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में 1526 ईस्वी में भारत आया था और 1526 ईस्वी शासन किया था। उसके बाद केवल युद्ध ही लड़ता रहा हर साल। ना तो वो अपना अस्थायी राजकोष का कोई निर्माण कर पाया और ना ही अस्थायी शासन चला पाया था, ना कोई अस्थायी सेना बना पाया था, जो कि हुमायूं के लिए क्या थी, बहुत दुर्लभ बात थी। कांटों भरा ताज था इसलिए कहा जाता है। तो हुमायूं ने अपने जो बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं सबसे बड़ा था और मरते समय बाबर ने हुमायूं को अपने वसीयत का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन अपने पिता के कहे हुए वचनों के अनुसार हुमायूं ने अपने वसीयत को 4 भाइयों में बांटा। तब हुमायूं खुद बदख्शा को लिया। इसके बाद काबुल, कांधार, सिंध एवं पंजाब किसको दिया, कामरान को। अस्करी को संभल क्षेत्र दिया और हिंदाल को अलवर क्षेत्र दिया था। इस तरीके से अपने भाइयों के बीच उसने अपने वसीयत को, अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था। जब हुमायूं सिंहासन पर बैठा तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। चुनौतियां क्या थी, सबसे पहले राज्य का बंटवारा भाइयों के बीच। उसके बाद महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था, महमूद लोदी द्वारा पुनः दिल्ली एवं आगरा को पाने की इच्छा। वो तो सोचेगा कि हाँ, मुझे दिल्ली और आगरा दोबारा मिल जाए। उसके बाद शेरशाह सूरी था सामने। शेरशाह सूरी की राजनीतिक उपलब्धियां हुमायूं के लिए बहुत खतरनाक थी। और उसके बाद बात की जाए तो राजपूतों का विरोध, ये भी जो है हुमायूं के लिए प्रॉब्लम था। और अस्थायी राजकोष और अर्थव्यवस्था का ना होना हुमायूं के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और गुजरात के शासक जो था बहादुर शाह द्वारा शेरशाह सूरी को सहायता देना, ये भी हुमायूं के लिए सबसे बड़ा खतरा था। तो हुमायूं की बात की जाए तो हुमायूं, इसको बहुत और अन्य भी नामों से जाना जाता है। नंबर 1 है सिकंदर ए आजम। इसको सिकंदर ए आजम भी कहा जाता है। सिकंदर ए आजम, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह को सिकंदर ए आजम के नाम से जाना जाता है, तो हुमायूं को। या इसी को ही खुदा का साया भी बोला जाता है, खुदा का साया। कहते हैं हुमायूं का जो खुदा का साया, हुमायूं का मतलब होता है वो भाग्यवान होता है। हुमायूं का मतलब क्या होता है, भाग्यवान। तो हुमायूं का मतलब भाग्यवान होता है, मतलब बहुत भाग्य से यह पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम जो होता हुमायूं रखा गया था। और खुदा का साया भी इसको बोला गया और सिकंदर ए आजम भी हुमायूं को बोला गया। ठीक है। और हम लोग बात करते हैं, हुमायूं जो था ये मतलब ग्रहों और नक्षत्रों में विश्वास करता था, जिसके कारण वह सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनता था। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि आगरा का कौन सा सुल्तान था मुगल काल का, मुगल साम्राज्य का, जो सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनता था, तो हुमायूं था। क्योंकि यह ग्रहों नक्षत्रों आदि में विश्वास करता था, जिसके कारण यह 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 1530 में जब ये इसका राज्याभिषेक हुआ दिसंबर में, तो उसके बाद 1531 ईस्वी में इसका प्रथम अभियान चला। प्रथम अभियान क्या चला, और प्रथम अभियान वो चला था कालिंजर पर। 1531 ईस्वी में कालिंजर पर इसका प्रथम अभियान चला था। और कालिंजर का शासक कौन था, प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव, प्रताप सिंह या प्रताप रुद्र देव वहां का शासक था। प्रताप रुद्र, जो कि इसका पहला अभियान था। इसके पहले बाबर के साथ इसने घाघरा के युद्ध में भाग लिया हुआ था, जो कि उसका पहला अपने समय का पहला जो है युद्ध में भाग लिया था। लेकिन उसके बाद इसका जो खुद का पहला अभियान था वो कालिंजर पर था, कब, 1531 ईस्वी में। और कालिंजर कहा जाता है कि जो चित्तौड़ की रानी थी कड़वती, कड़वाही उनकी रक्षा के लिए जो है उन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से अपना सहायता मांगी थी और हुमायूं को भेंट स्वरूप राखी प्रदान किया था और हुमायूं ने उससे कबूल किया था।
और बाद में रानी कड़वती की रक्षा के लिए हुमायूं अपनी सेना लेकर चल दिया था। लेकिन बीच में ही ये कालंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव जो था वो मिल गया, जहां से इसका मुकाबला हुआ और जिसकी वजह से देरी हुई और रानी कड़वती तक वह पहुंच नहीं पाया। बाद में रानी कड़वती ने जौहर कर लिया था। ठीक है, इसके आगे हम लोग बात करते हैं 1531 में ये हो गया। उसके बाद फिर 1532 ईस्वी में 1532 ईस्वी में एक युद्ध होता है दौहरिया का। दौहरिया या इसी को दौराह दौराह का युद्ध भी बोलते हैं। दौराह, दौहरिया या दौराह का युद्ध। और ये किससे होता है? ये इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी, जो कि दिल्ली और आगरा को पाने की इच्छा रखता था, उसके साथ यह युद्ध हुआ। ठीक है, उसके साथ यह युद्ध हुआ महमूद लोदी के साथ, जिसमें महमूद लोदी पराजित हुआ और वो भाग गया। इस युद्ध में महमूद लोदी का साथ शेरशाह सूरी ने भी दिया हुआ था। ठीक है, और इसके बाद बात की जाए 1533 ईस्वी में, इसके जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, 1533 ईस्वी में इसने दीन पनाह नामक दुर्ग की स्थापना की थी। दीन पनाह नामक दुर्ग की स्थापना कहाँ पे की थी? दिल्ली में की थी। और आप लोगों को याद होगा, बाद में पता चलेगा, किसी दीन पनाह नामक दुर्ग में एक लाइब्रेरी इसने खुलवाया था, और वो लाइब्रेरी था शेरे मंडल, जिसमें बाद में इसी के लड़खड़ा कर हुमायूं की मृत्यु होती है, वो आखिरी में आप लोग पढ़ेंगे। तो 1533 ईस्वी में इसने दीन पनाह नामक दुर्ग की स्थापना दिल्ली में की थी। इसके बाद इसके बारे में बात की जाती है, जो 1538 ईस्वी में ये बंगाल अभियान के लिए निकला था। कहाँ पे? 1538 ईस्वी में बंगाल अभियान के लिए निकला था, जहां पर इसे सफलता प्राप्त हुई थी। और बंगाल अभियान में जब ये सफलता प्राप्त किया, तो उस बंगाल अभियान के बंगाल का नाम उसने बाद में क्या रखा था? जन्नताबाद। जन्नताबाद इसने बंगाल का नाम चेंज करके रखा था। और कहा जाता है कि 1538 ईस्वी के बाद ये जब बंगाल अभियान से लौट रहा था, तो 1539 ईस्वी में ही चौसा का युद्ध होता है। 1539 ईस्वी में ही चौसा का युद्ध होता है, 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। और उसी रास्ते में ही शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर अटैक किया, जिसमें हुमायूं की जान बहुत मुश्किल से बची हुई थी। कहा जाता है कि हुमायूं घोड़े सहित जो है गंगा नदी में कूद गया था, जहां एक भिश्ती ने उसकी जान बचाई थी हुमायूं की, इस युद्ध में शेरशाह सूरी से। और शेरशाह सूरी से जान जब बचाई थी, जिस भिश्ती ने जो है हुमायूं की जान बचाई थी, उसे हुमायूं ने एक दिन का सुल्तान नियुक्त किया था। और उसने एक दिन के कार्यकाल में चमड़े का एक सिक्का जारी किया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, ये बार बार पूछा जाता है। और चौसा के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो शेरशाह विजयी रहा था, शेरशाह की जीत हुई थी। इस चीज को आप लोग नोट करिएगा। और इसी जीत के बाद शेरशाह सूरी ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, 1539 ईस्वी में। अभी आगे हम लोग जब शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा विधिवत उसमें जानकारी लेंगे। और इसके अलावा बात की जाए 1540 ईस्वी की, तो 1540 ईस्वी में ही बिलग्राम, बिलग्राम यानी कन्नौज, बिलग्राम या इसी को कन्नौज का युद्ध बोला जाता है, कन्नौज का युद्ध। देखिए, जब हुमायूं गद्दी पर बैठा था, तो इसे 2 बार गद्दी पर बैठा, इसको 2 बार गद्दी पर बैठना पड़ा। एक 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक, और उसके बाद 40 ईस्वी में जब कन्नौज का युद्ध होता है बेलग्राम का, तो इसी युद्ध में शेरशाह सूरी बुरी तरीके से हुमायूं को परास्त करता है, हुमायूं को परास्त करता है। हुमायूं परास्त होता है किससे? शेरशाह सूरी से। और शेरशाह सूरी जब विजयी होता है, तो इसमें हुमायूं को विवश कर देता है दिल्ली छोड़ने के लिए। दिल्ली छोड़ने के लिए हुमायूं को विवश कर लेता है। और शेरशाह जो है वो आगरा एवं दिल्ली पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। आगरा एवं दिल्ली पर किसका कब्जा हो जाता है? शेरशाह का। तो इस तरीके से कहा जाता है शेरशाह सूरी ऐसा दूसरा, मतलब ऐसा द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है, जो कि 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक शासन करता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, तो 1540 ईस्वी में जब हुमायूं जाता है, हुमायूं को निर्वासन करने के लिए, हुमायूं का निष्कासन कर देता है भारत हिंदुस्तान से, तो हुमायूं को विवश कर देता है जाने के लिए। तो हुमायूं की जो पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, और वो गर्भवती, वो उस समय गर्भवती थी। और उनको जो है राणा बीरसाल के महल में, राणा अमरकोट पंजाब के राणा बीरसाल के महल में हुमायूं ने रखा हुआ था, और जिसके गर्भ से ही अकबर जैसे महान शासक का जन्म हुआ था। ठीक है, उसको बाद में आप लोग पढ़ेंगे, जब अकबर के बारे में जानकारी आप लोग प्राप्त करेंगे। तो निर्वासन के दौरान हुमायूं कहाँ रहा था? जब इस हुमायूं इस युद्ध के बाद कहाँ चला गया? काबुल चला गया। कहाँ पे? काबुल चला गया था। निर्वासन के दौरान हुमायूं काबुल में रहा था। और उस समय जो है किसका शासन आता है? तो 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक शेरशाह का शासन आता है। इस तरीके से 1540 से लेकर 1545 तक शेरशाह सूरी
आगरा का सुल्तान बनता है, अपने आप को द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक बताता है और सूर्यवंश की स्थापना 1540 ईस्वी में करता है। लेकिन 1545 में जब शेर शाह सूरी की मृत्यु होती है, तो उसके बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह आगरा की गद्दी पर बैठता है, जो कि वहीं से सूर्यवंश का पतन होना चालू हो जाता है। और 1553 ईस्वी में दोबारा इस्लाम शाह की जब मृत्यु होती है, तो दोबारा जो है हुमायूं के पास एक मौका मिलता है कि आगरा की गद्दी को पुनः प्राप्त करने का। और इधर 1545 ईस्वी में काबुल में ही ईरान के शासक की सहायता से उधर हुमायूं जो था वो काबुल एवं कांधार की गद्दी प्राप्त कर चुका था। काबुल एवं कांधार पर दोबारा अधिकार कर लिया था। काबुल एवं कांधार पर दोबारा अधिकार कर लिया था। काबुल एवं कांधार पर अधिकार करने से इसकी राजनीतिक पकड़ थोड़ी सी मजबूत होती है और मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। कब? मच्छीवाड़ा का युद्ध कब होता है? 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये कब होता है? 1555 ईस्वी में, 1553 ईस्वी में, सॉरी 1553 ईस्वी में, 12 मई 1553 ईस्वी को मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच? ये अफगानियों के बीच होता है। और मतलब लुधियाना सतलज नदी के किनारे हुमायूं ने अफगान सरदार तातार खां एवं नसीब खां के साथ हुमायूं का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं को जो है वो पंजाब पर अधिकार मिल जाता है। हुमायूं अफगानियों को तातार खां नसीब खां को परास्त करके संपूर्ण पंजाब को अपने कब्जे में ले लेता है, जिससे हुमायूं की पकड़ और मजबूत हो जाती है। इसके बाद मच्छीवाड़ा के युद्ध के एक महीने बाद ही 22 जून 1555 को 22 जून 1555 को एक और युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध। इस युद्ध में हुमायूं ने अपनी गद्दी को, आगरा की गद्दी को पुनः प्राप्त कर लिया। और सरहिंद के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खां, जो कि बाद में अकबर का संरक्षक बनता है। बैरम खां मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था, जबकि अफगान सेना का नेतृत्व वो सिकंदर सूर कर रहा था। अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर कर रहा था। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो मुगल सेना का नेतृत्व सरहिंद के युद्ध में बैरम खां और सिकंदर सूर अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था, जिसमें बैरम खां विजयी हुआ और और आगरा के शासक को जो है मतलब हुमायूं को पुनः आगरा की गद्दी प्राप्त हो जाती है। और इसके बाद 1555 में जब ये पुनः गद्दी प्राप्त करता है, तो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहता है। सत्ता प्राप्त करने के बाद ये अपने द्वारा निर्मित किया गया एक पुस्तकालय था, जो कि मैंने पीछे बताया था, दीनपनाह दुर्ग। इसी में एक पुस्तकालय खुलवाया था, उसका नाम था शेर ए मंडल इस पुस्तकालय का नाम था। इसी की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ चल रहा था, इसका पैर लड़खड़ा गया और गिरने से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 1556 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जिसके बाद इसका बेटा अकबर को जो है वो इसका आगरा का अगला शासक बनाया जाता है। तो इतिहासकारों के बारे जो हुमायूं के बारे में इतिहासकारों का कथन है, वो बहुत ही तरीके से कहा जाए तो मजेदार कथन है। इतिहासकार लेनपुल ने हुमायूं के बारे में कहा है कि हुमायूं का अर्थ तो भाग्यवान होता है, लेकिन हुमायूं दुर्भाग्यवश जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये लेनपुल ने हुमायूं के बारे में कहा है। तो हुमायूं का जो मकबरा था, हुमायूं का मकबरा हुमायूं का मकबरा इसकी बीबी हमीदा बानो बेगम ने, हुमायूं की पत्नी कौन थी? हमीदा बानो बेगम, जिसके गर्भ से अकबर जैसे महान शासक का जन्म होता है। इसकी हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में बनवाया। कहाँ पे? दिल्ली में। और इस दिल्ली को ही कहा जाता है, हुमायूं का जो मकबरा था, हुमायूं का मकबरा, ये बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनवाया है हमीदा बानो बेगम ने। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि हुमायूं का मकबरा जो था, ये ताजमहल का पूर्वगामी था एवं वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश इसको कहा जाता है, हुमायूं के मकबरे को। ठीक है, क्योंकि इसने बहुत अच्छे तरीके से हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं के मकबरे को बहुत अच्छी तरीके से बनवाया हुआ था, और इसलिए इसको महबूबाना बीबी की महबूबाना पेशकश बोला जाता है, या इसी को ही ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। और हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? ये भी कभी कभी पूछता है। तो मिर्जा गियास बेग था, मिर्जा गियास बेग। ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मिर्जा गियास बेग। तो हुमायूं के बारे में हम लोगों ने कुछ अध्ययन किया। अब हम लोग सीधे चल रहे हैं शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। आशा करता हूँ कितनी चीजें आप लोग नोट
कर चुके होंगे। अब आइए शेरशाह सूरी के बारे में देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी जो कि द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है और 17 मई 1540 ईस्वी को 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में कन्नौज के युद्ध में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को परास्त करके कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को परास्त करके एक नए वंश की स्थापना करता है, सूरवंश की। कौन सी? सूरवंश की स्थापना करता है। तो सूरवंश का संस्थापक किसको माना जाता है? शेरशाह सूरी को। तो सूरवंश की स्थापना कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को परास्त करके शेरशाह सूरी ने किया था और इसे ही द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है। द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक। द्वितीय अफगान मतलब पहला अफगान राज्य कौन था? पहला अफगान राज्य था लोदी वंश, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। और दूसरे अफगान राज्य का मतलब दूसरी बार जब अफगान राज्य का स्थापना होता है तो उसके संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है। ठीक है। और बाद में ये वंश द्वितीय अफगान राज्य कब से कब तक चलता है? तो 1540 से लेके 1555 ईस्वी तक, मात्र 15 साल के लिए। जब हुमायूं गायब हुआ था, भारत से हुमायूं का निर्वासन हुआ था, तब ये शासन चला था। अगर बात की जाए शेरशाह सूरी के बारे में, तो शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था वो 1472 ईस्वी में 1472 ईस्वी में 1472 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर में, पंजाब का होशियारपुर एक जगह है, वहां पे हुआ था। कहाँ पे? होशियारपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। बजवाड़ा गांव है एक, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और बात की जाए इनके बचपन का नाम फरीद खां था। बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। बचपन का नाम फरीद खां था। एक ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछता है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? वो फरीद खां था। जबकि पिता का नाम क्या था? हसन अली। हसन अली। अब पिता कौन थे इनके? तो पिता जो थे इनके वो सासाराम बिहार के जागीरदार थे। उस समय जो है सासाराम बिहार के जागीरदार थे। और इनकी जो शिक्षा प्राप्त हुई थी वो जौनपुर से हुई थी। शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई थी? शिक्षा इसने जो है वो जौनपुर से प्राप्त किया था। जौनपुर, जिसे पूर्व का सिराज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्व का सिराज। तो पूर्व का सिराज जौनपुर से इन्होंने ही मतलब शेरशाह सूरी ने वो शिक्षा प्राप्त की हुई थी। इसके शेरशाह सूरी के जो अन्य नाम मिलते हैं, अन्य नाम में हजरत ए आला। इसके क्या मिलते हैं? हजरत ए आला। और हजरत ए आला की उपाधि इसने कब धारण की थी? तो हजरत ए आला की उपाधि इसने जब बंगाल के शासक नुसरत शाह थे, नुसरत शाह को हराकर इसने जब दक्षिण बिहार का ये शासक बना था, दक्षिणी बिहार का शासक बनने पर इसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। मतलब दक्षिणी बिहार का शासक बनने पर, दक्षिणी बिहार का शासक बनने पर इसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है। इसके अलावा इसकी और भी उपाधि है, जैसे शेर खां। शेर खां, इसको शेर खां किसने बोला था? तो शेर खां इसको शेर खां इसको बहार खां लोहानी द्वारा शेर मारने पर दिया गया था। किसके द्वारा? बहार खां लोहानी द्वारा। बहार खां लोहानी द्वारा जब इन्होंने एक शेर को मारा था तो इसे बहार खां लोहानी द्वारा शेर खां की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा इसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। शेर शाह की उपाधि इसने कब धारण की थी? चौसा युद्ध के उपरांत। चौसा युद्ध के उपरांत इसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तभी से इसको शेर शाह सूरी बोला जाने लगा। इसके अलावा चालाक अफगान इसको किसने बोला है? ये भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। शेर शाह सूरी को चालाक अफगान किसने बोला है? तो चालाक अफगान बाबर ने कहा था शेर शाह सूरी को। बाबर ने कहा था। ठीक है। चालाक अफगान बाबर ने शेरशाह सूरी को बोला था। इसके अलावा शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी बोला जाता है। अकबर का पूर्वगामी बोला जाता है, या हिंदू मुस्लिम पुनर्जागरण का नायक बोला जाता है। हिंदू मुस्लिम पुनर्जागरण का नायक। शेरशाह सूरी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। शेरशाह सूरी ने एक कथन दिया हुआ था, कहा था कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं आसानी से मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर कर दूंगा। ये शेरशाह सूरी ने कहा था और बाद में ये सफल भी हुआ था। इसने मुगलों को जो है वो हिंदुस्तान से बाहर कर दिया, लगभग लगभग कर ही दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु बहुत शीघ्र हो जाती है, जिसके कारण जो है दोबारा मुगलों का प्रवेश हिंदुस्तान में हो जाता है। ठीक है। इसके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इसके बहुत अल्प कार्यकाल में, मात्र 5 से 6 वर्ष के कार्यकाल में इसने बहुत ही शानदार कार्य किए और जिसके लिए बहुत फेमस हो गया ये। और इसने क्या किया था? इसने राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली, सबकी जो है सब में ये क्या किया था? सुधार किया हुआ था अपने अल्प कार्यकाल में।
और इसने बंगाल को क्या किया था, बंगाल को भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बंगाल को सरकारों या जिलों में किसने विभाजित किया था, बंगाल को सरकारों का मतलब क्या होता है, जिलों में किसने विभाजित किया था, तो वो बंगाल को सरकारों या जिलों में शेरशाह सूरी ने विभाजित किया था। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार किसने किया था, शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार, शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार शेरशाह सूरी ने ही किया था। शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार शेरशाह सूरी ने किया था। शुद्ध चांदी का रुपया जो था वो 180 ग्रेन का था। कितने का था, 180 ग्रेन का शुद्ध चांदी का रुपया। जबकि जो तांबे का दाम था, वो कितना का था, 380 ग्रेन का था। 380 ग्रेन तांबे का जो दाम था उसका था। और दोनों का विनिमय दर कितना था, तो दोनों का विनिमय दर 1:64 था। मतलब ये आपका शुद्ध चांदी का रुपया का ग्रेन था और ये तांबे के दाम का ग्रेन था, 180:380। जबकि इसका विनिमय दर जो था वो 1:64 था होता था, जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और इसने ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज की शुरुआत की थी, पट्टा एवं कबूलियत प्रथा। कृषक सहायता हेतु इसने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा शुरू की थी। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की शुरुआत किसने की थी, शेरशाह सूरी ने की थी। किसके लिए की थी, कृषक सहायता हेतु इसने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की शुरुआत की थी। और दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण, दिल्ली के जो पुराना किले हैं, दिल्ली के जो पुराना किला के भवन हैं, दिल्ली के पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था, किले के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था, जो कि बहुत खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। और शेरशाह सूरी को जिसके लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है ग्रांड ट्रंक रोड। पूर्वी पेशावर से लेकर बंगाल तक, कहाँ तक, पूर्वी पेशावर से लेकर बंगाल तक, पूर्वी पेशावर से लेकर बंगाल तक इसने एक रोड बनवाया था। और उस रोड का नाम क्या था, ग्रांड ट्रंक रोड, और बनवाई थी, जिसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, ग्रांड ट्रंक, जिसे प्राचीन समय में उत्तरापथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उत्तरापथ। इसे प्राचीन समय में उत्तरापथ कहा जाता था। और इसी कार्य के लिए ही शेरशाह सूरी को सड़क ए आजम की उपाधि दी गई थी, सड़क ए आजम की उपाधि दी गई थी इसी कार्य के लिए। तो सड़क ए आजम की उपाधि शेरशाह सूरी को किसके लिए दी गई थी, ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण के लिए, जो कि पूर्वी पेशावर से लेकर बंगाल तक इन्होंने बनवाया हुआ था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। 5 साल के कार्यकाल में इसने इतने इतने काम किए, जो कि इसके लिए बहुत ही सराहनीय है। और दिल्ली की किला एक कुहना मस्जिद, दिल्ली में एक मस्जिद था जिसका नाम था किला एक कुहना मस्जिद। किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण दिल्ली में शेरशाह सूरी ने करवाया। कहाँ पे, दिल्ली में ही शेरशाह सूरी ने किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद ये है। ठीक है, इसके इसने अपने समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध किया हुआ था, जो कि था 1544 में। 1544 में इसने सेमल का युद्ध किया हुआ था, सेमल का युद्ध किया हुआ था 1544 में। और सेमल के युद्ध में ये जो सेमल मारवाड़ के शासक थे मालदेव, मारवाड़ के शासक मालदेव को बहुत मुश्किल से परास्त कर पाया था शेरशाह सूरी। और उसी में इसने ये कथन दिया हुआ था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे की चक्कर में, मात्र एक मुट्ठी बाजरे की लालच में मैं पूरा हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया होता। इसी युद्ध के बारे में ही, इस युद्ध में जब मारवाड़ के शासक मालदेव को परास्त किया था, तो उनके बारे में ये कथन दिया हुआ था, मात्र एक मुट्ठी बाजरे की चक्कर में मैं हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो दिया होता। क्योंकि यह युद्ध बहुत मुश्किल से शेरशाह सूरी जीत पाया था। और इसके बाद 1545 ईस्वी में आता है एक युद्ध, 1545 ईस्वी में एक अभियान पे जाता है, और वो होता है कालिंजर के शासक कीरत सिंह पर। कालिंजर के जो शासक थे कीरत सिंह, कालिंजर के शासक थे कीरत सिंह, कीरत सिंह पर इसने हमला किया था। और हमले में इसने, कहा जाता है कि यहीं पर इसकी मृत्यु होती है। और मृत्यु कैसे होती है, कालिंजर के किले के दीवार जो था वो इतना मजबूत था कि इसके द्वारा एक बारूद फेंका गया था, इसके सैनिकों के द्वारा एक बारूद फेंका गया, और उस दीवार से टकरा कर वो बारूद शेरशाह सूरी के बारूद खाने में आकर गिरा, जिससे शेरशाह सूरी बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ। और बाद में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1545 ईस्वी में। जो मकबरा बनता है शेरशाह सूरी का, जो बिहार के सासाराम में, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ बनता है, बिहार के सासाराम में।
बिहार के सासाबाद के सासाराम में एक जगह है सासाराम, तो यहीं पर शेरशाह सूरी का मकबरा बनवाया जाता है। सासाराम में भी एक जगह है रोहतास, रोहतास में एक तालाब है, रोहतास में एक तालाब है और तालाब के ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, तालाब के बीच एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ है जहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा बनवाया गया है और इस मकबरे को अफगान स्थापत्य का शानदार नमूना माना जाता है। शेरशाह सूरी के मकबरे को अफगान स्थापत्य का एक शानदार नमूना माना जाता है। अब शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद इसका जो शेरशाह का पुत्र होता है इस्लाम शाह, इस्लाम शाह, जो कि 1545 से 1553 ईस्वी तक शासन करता है। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद अफगान राज्य जो था वो थोड़ा सा डगमगा गया था, लेकिन इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद जब 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के बाद अफगान वंश या सूर वंश पूरी तरीके से डगमगा जाता है और उधर हुमायूं जो कि काबुल में रहता है उसके पास पूरा मौका था कि अब पुनः आगरा की गद्दी को हथियाया जाए, तो उसने बाद में मच्छीवाड़ा का युद्ध किया था। उसके बाद फिर लास्ट में सरहिंद का युद्ध किया था जो कि मैंने पीछे बताया, और सरहिंद के युद्ध के बाद पुनः जो है वो गद्दी हुमायूं के पास आ जाती है। तो हुमायूं के पास जब गद्दी आती है तो उस गद्दी में जो है उसके बाद उसका शासक जो अगला बनता है वो अकबर बनता है। तो अकबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब शेरशाह सूरी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु पर आरपी त्रिपाठी ने कहा भी था कि यदि असमय शेरशाह सूरी की मृत्यु ना हुई होती, यदि असमय शेरशाह सूरी की मृत्यु ना हुई होती तो हिंदुस्तान के रंगमंच पर मुगलों का नाटक ना होता, अफगानियों का ही चलता। और उसके बारे में इतिहासकार स्मिथ ने कहा है यदि शेरशाह बहुत अधिक समय तक जीता, अगर शेरशाह अधिक समय तक जीवित होता तो भारतीय इतिहास में मुगलों का इतिहास शामिल ना होता, इसे इतिहासकार स्मिथ ने कहा है शेरशाह सूरी के बारे में। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महान सम्राट अकबर के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है मुगल इतिहास के बारे में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ से जानकारी अच्छी अच्छी मिली होगी, आप लोगों को यहाँ से ये वीडियो पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।